नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज बूस्टर। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय संविधान। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी को बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन आज के अगर पैटर्न को देखें तो ये भी काफी डायनेमिक हो गया है। आप आज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा रहा है, स्टूडेंट को फंसाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था, अब क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी से नहीं पूछा जा रहा है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 1600 ईस्वी में भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने आधिपत्य को पूरे भारत में समेटना प्रारंभ करती है। हम देखते हैं इनका सबसे बड़ा जो हमारे भारत में नियंत्रण करने का प्रारंभ होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 के प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, वहां से ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें दो युद्ध हमें जानना अति आवश्यक है, एक 1757 का प्लासी, ठीक है दोस्तों, और एक 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दो ऐसे युद्ध थे जो कि भारत के नींव को पूरा हिला दिए। पहले वाले में तो बंगाल के सिर्फ शासक हारे और दूसरे वाले में बंगाल, अवध और मुगल तीनों शासक एकजुट होकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन हेक्टर मुनरो ने उन्हें भी परास्त कर दिया। और फाइनली फिर बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तीनों क्षेत्रों के द्वारा वो पूरे भारत के केंद्र में एक अपना आधिपत्य बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद उसने क्या किया कि इस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए एक्ट बनाए, ठीक है दोस्तों, जिसे कहीं अधिनियम भी लिखा जाता है। तो इसे कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, एक्ट अधिनियम एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसके पूरे अंग्रेजों के कार्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, हम उसके गुलाम रहे, यानी स्लेव रहे। 100 वर्ष यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक हम कंपनी के अंदर में रह गए, जिसको कंपनी का शासन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और 1858 या 1857 जो आपको लगता है 1947 तक हम किसके अंदर रह गए, तो ब्रिटिश ताज के अंदर में रह गए, ठीक है दोस्तों। तो लगभग 190 वर्ष निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे शासन का रहा। अब क्यों हम इस चीज को बता रहे हैं, हमें भारतीय संविधान ही बता रहे, क्यों नहीं प्रारंभ कर देते, क्यों हम आपको लग रहा होगा ये बोर सा चीज बता रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यहां से काफी सारे आ रहे हैं और हमारे भारतीय संविधान के बनने में इन सभी का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में से हैं, हमसे ज्यादा जनसंख्या में चीन है, लेकिन चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं, एक साम्यवादी देश है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इस संविधान को बनाने में हमारे संविधान के जितने भी जानकार हैं उन्होंने 60 देशों के संविधान को पूरा खंगाला और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, कि समझ सकते हैं कितना लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, समझ आ रहा है ना। तो इतना समय जब लगा तो समझिए ये संविधान खुद में ही कितनी बड़ी कहानी है। और सही में वर्तमान में अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान ही माना जाता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी हमारे भारतीय संविधान में है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेंगे, इनके कार्यकाल में कौन कौन से अधिनियम आए। इनका तो अधिनियम बहुत लंबा चौड़ा है, वो हमारा हिस्ट्री में ज्यादा काम देगा, लेकिन यहाँ पे हम उसी अधिनियम को देखेंगे जो हमारे पॉलिटी के हिसाब से काफी जरूरी है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं अपने कार्यक्रम को, तो हम पहले कंपनी के शासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना प्रारंभ करेंगे। अगर कंपनी का शासन का बात किया जाए तो इसमें क्या था, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 1600 ईस्वी में या वहां के जो अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको भारत और भारत से सटे क्षेत्रों जैसे इंडोनेशिया, मतलब सीधा सा कह सकते हैं दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्र में व्यापार का अधिकार दिया और वो धीरे धीरे यहाँ पे अपना आधिपत्य बनाए। और ब्रिटिशर्स को क्या था, उन्हें समय समय पर टैक्स मिल रहा था
उन्हें प्रॉफिट्स हो रहा था, तो वो क्या कर रहे हैं, कंपनी को कैसे चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं था। और कंपनी में काफी लालच सा आ गया था, लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हो गया था, लोगों का, हमारे भारतीयों का शोषण ही बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इन सभी चीजों को एक चीज, एक सुई में धागे समझते हैं, पिरोना, उस टाइप से इसको बनाने के लिए कुछ उन्होंने अधिनियम बनाया। ठीक है, तो कंपनी शासन का के अंडर का अगर बात किया जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए एक 1773 का अधिनियम, सबसे पहले इनका अधिनियम 1773 में आया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जानेंगे 1833 का अधिनियम। उसके बाद अब यहाँ पे कंपनी के शासन में बस 3 ही चीजों को हम लोग जानेंगे। और उसके बाद ब्रिटिश ताज का अगर बात करेंगे तो वहां पे हम लोग 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये बस 3 ही चीजों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर हमने तो बहुत सारा चीज सुना है, 1781 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1874, 1893, ऐसे बहुत सारे आपने अधिनियम को सुना होगा। ठीक है दोस्तों, 1919 चैम्सफोर्ड का अधिनियम, तो ये सारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अगर पॉलिटी का बात किया जाए तो बस 3 इधर और 3 इधर जाना है, क्योंकि हमें पॉलिटी में बहुत कुछ भी पढ़ना है। हम प्रॉमिस करते हैं जब हम लोग हिस्ट्री में आएंगे ना, और हिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजों को हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हम पॉलिटी का बात कर रहे हैं तो पॉलिटी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपनी का शासन को समझने का प्रयास करते हैं, ये कंपनी का शासन क्या था। ठीक है दोस्तों, तो पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या था, जब ब्रिटिशर्स भारत में अपना राज को स्थापित कर लेते हैं तो उसको चलाने के लिए, एक नियंत्रण कार्य के लिए एक नियम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे नाम दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत में एक हाई कोर्ट बनाया। ठीक है, 1774 में। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 3 इसके सदस्य बनाए गए। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो शासन था उनको क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया गया, जैसे बंगाल के लिए एक गवर्नर, ठीक है, मद्रास के लिए गवर्नर, बंबई के लिए गवर्नर, ऐसे ऐसे लोगों को विस्तारित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इस पोस्ट को भी थोड़ा सा डेवलप किया गया। इस समय एक थे 1774 से 1785 तक एक गवर्नर का कार्यकाल रहा, जिसे हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हिस्ट्री में तो इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन पॉलिटी के अगर हिसाब से देखा जाए तो कुछ इनके चीजों में जान लेना अति आवश्यक है। इसी के समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि अभी भारत का बात नहीं, अभी ये अलग अलग क्षेत्र में ना वो घेरे हुए थे, तो इस समय पहला पोस्ट आता है बंगाल का गवर्नर। तो बोलता है कि भारत के प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, इसको हम सोच रहे हैं कि पहले इसी को क्लियर करवा दें, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला था कि बंगाल के गवर्नर, प्रथम भारत के बंगाल के गवर्नर कौन थे, भारतवर्ष नहीं होगा, पहला बंगाल के गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग। और अगर बात किया करेंगे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर होगा सर विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिंग। और अगर उसके बाद कहा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब देखिए, जो व्यक्ति पहला अगर वायसराय बन रहा है तो वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होगा, तो वो पहला वायसराय हो जाएगा। तो मतलब अगर बोला जाए क्वेश्चन कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत ये फिर गवर्नर, देखिए अब क्या हुआ कि भारत तो अब आजाद होने का बाद हो गया, सब कुछ पास हो गया, तो कैबिनेट मिशन भारत आता है।
गवर्नर का मतलब ही था जो ब्रिटिशर्स थे वो एक राज्य सचिव पद को सृजित किए थे। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजों को बताएंगे, लेकिन अभी कुछ कुछ आपको बताना काफी जरूरी है कि फिर जब हम गवर्नर जनरल बोले, वाइसराय बोले और कुछ भी बोले तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि क्या था नहीं था, तो ये सब चीजों को पहले क्लियर कर देते हैं। तो राज्य सचिव का जब राज्य सचिव का पद भारत में आया तो उसके पोस्ट को वाइसराय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका मेन उद्देश्य था कि दो देश का बंटवारा होगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो ब्रिटिशर्स का तो पावर इंडिया के लेके खत्म हो गया था, तब फिर ये पुराने पोस्ट नाम को फिर से लाया गया और फिर उस नाम को रख दिया गया भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर बोला जाएगा तो कैबिनेट मिशन जो लेके आए थे उनका नाम था लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था उसका? लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, आप जो बोल सकते हैं तो हम शॉर्ट में लिखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देख लीजिए। भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। बस ये 5 चीज को याद रखना है और एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे कंपनी का शासन। इसमें कंपनी के शासन को देखेंगे, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंदर में जो चला गया उसका फिर शासन को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो 1885 में बना वो किस टाइप से भारतीय संविधान में उनका क्या उनका भाग रहा, क्या उन्होंने योगदान दिया है, मुस्लिम लीग ने क्या योगदान दिया है, हम भारतीयों उसके अलावा जो और भी धार्मिक लोग थे, जो रियासतें थे, उनका भी क्या योगदान रहा है और हमने इस कंपनी के माध्यम से क्या चीजों को लिए। आप जानते ही होंगे कि 1935 का जो अधिनियम था ब्रिटिशर्स का, उस अधिनियम के थ्रू हमने जो भारतीय संविधान अपना संविधान बनाया है उसमें से ये लगभग इसके हमारे संविधान का 70% भाग ये 1935 के ही अधिनियम से लिया गया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन लिया कहां गया? 1935 से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स है जो कल हम फिर डिस्कशन करेंगे कंपनी का शासन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल फिर हम एक नए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।